नमस्कार। आज हम अंग्रेजी के कुछ खास शब्दों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लिस्ट है 100 एडवांस्ड इंग्लिश हिंदी वोकैबुलरी विद सेंटेंसेस। इसमें 100 ऐसे शब्द हैं, मतलब जो रोज की बातचीत से थोड़े हटके हैं। उनके हिंदी मतलब भी हैं और वाक्यों में इस्तेमाल भी बताया गया है। हमारी कोशिश ये है कि हम इन शब्दों को जल्दी से समझें और देखें कि इन्हें जानना कैसे भाषा सीखने के सफर को और मजेदार बना सकता है। सच कहूं तो इस लिस्ट में जितने अलग अलग तरह के शब्द हैं ना, वो देखकर ही लगता है कि वाह, भाषा कितनी रिच है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द गिनने की बात नहीं है। असल में ना, ऐसे शब्द जानने से हमारी बातचीत की क्षमता और चीजों को समझने की ताकत, वो कॉम्प्रिहेंशन जैसे कहते हैं, वो बेहतर होती है। ये भाषा की बारीकियों को पकड़ने जैसा है। जब हमारे पास किसी भाव या स्थिति के लिए बिल्कुल सही शब्द होता है ना, तो हम अपनी बात ज्यादा असरदार तरीके से रख पाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करें। अब देखिए, 100 शब्द तो काफी ज्यादा है। हम एक एक पर तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने इस लिस्ट से कुछ खास शब्द चुने हैं और उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटा है, ताकि हम समझ सकें कि ये शब्द काम कैसे करते हैं। पहला ग्रुप है भावनाओं और एहसासों से जुड़ा, मतलब इमोशंस एंड फीलिंग्स वाला। हाँ, और भावनाओं का संसार तो है ही बड़ा पेचीदा है ना। अक्सर हमें लगता है कि हम जो महसूस कर रहे हैं उसे बताने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। इस लिस्ट में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं जो इस मुश्किल को थोड़ा आसान कर सकते हैं। हाँ, जैसे एक शब्द है अडोर, प्यार करना या पूजना। वाक्य दिया है चिल्ड्रन अडोर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी को बहुत प्यार करते हैं। ये सिर्फ लाइक या लव से कुछ ज्यादा गहरा लगता है ना। इसमें जैसे एक श्रद्धा भी मिली हुई है। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इसमें सिर्फ पसंद करने से ज्यादा है, एक तरह का गहरा लगाव है, सम्मान भी शामिल है। और इसी तरह का एक और नरम एहसास वाला शब्द है अफेक्शन, मतलब स्नेह। वाक्य है अ मदर्स अफेक्शन इज प्राइसलेस, माँ का स्नेह अमूल्य होता है। ये प्यार का वो रूप है जिसमें देखभाल है, कोमलता है, अपनापन झलकता है। अच्छा, और एक शब्द है ब्लिस, यानी आनंद, परमानंद। दे लिव्ड इन मैरिटल ब्लिस, वे वैवाहिक आनंद में रहते थे। ये भी सिर्फ खुशी से तो ज्यादा है ना। ये उससे कहीं गहरी, शांत और संतुष्ट अवस्था लगती है, जैसे कोई परम सुख मिल गया हो। बिल्कुल। और जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि भाषा हमें भावनाओं के कितने अलग अलग शेड्स, मतलब कितने स्तरों को पहचानने और बताने में मदद करती है। अब देखिए, जैसे कंपैशन, करुणा, और एम्पैथी, सहानुभूति, ये दोनों शब्द है ना। कई बार लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें एक महत्वपूर्ण फर्क है। हाँ, लिस्ट में दोनों के वाक्य भी हैं। कंपैशन के लिए शो कंपैशन टू द पुअर, गरीबों के प्रति करुणा दिखाओ। और एम्पैथी के लिए शी शोड ग्रेट एम्पैथी फॉर द पुअर, उसने गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति दिखाई। तो इनमें असल फर्क क्या है? मतलब क्या एक दूसरे से बेहतर है? नहीं, बेहतर या कमतर का सवाल नहीं है। ये दो अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, कंपैशन का मतलब है किसी के दुख को समझना और फिर उसकी मदद करने की इच्छा रखना। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिक्रिया है, एक्शन ओरिएंटेड। जबकि एम्पैथी का अर्थ है खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके एहसास को महसूस करना। बिल्कुल वैसा ही। आप शायद तुरंत मदद ना कर पाएं, लेकिन आप उस व्यक्ति की भावना को गहराई से समझते हैं। दोनों ही बहुत मानवीय गुण हैं, पर फोकस अलग अलग हैं। और सही शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि आप स्थिति की बारीकी को समझ रहे हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, पूरी सोच और प्रतिक्रिया जुड़ी है इनसे। अच्छा, लिस्ट में कुछ मुश्किल भावनाएं भी हैं, जैसे डिस्पेयर, निराशा। वाक्य है डोंट फॉल इनटू डिस्पेयर आफ्टर अ फेलियर, असफलता के बाद निराशा में मत डूबो। ये सिर्फ उदासी से ज्यादा गहरा है ना, जैसे सारी उम्मीद ही खत्म हो गई हो। हाँ, डिस्पेयर एक काफी गहरी, मतलब एक चुरांत अवस्था है निराशा की। और दूसरी तरफ एस्टीम है, सम्मान। ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय ऑल, उसे सभी बहुत सम्मान देते हैं। यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति की समाज में या दूसरों की नजर में कितनी इज्जत है, कितनी कद्र है। ये सिर्फ पसंद करने से अलग है, इसमें आदर का भाव ज्यादा है। तो भावनाओं के इन अलग अलग पहलुओं को समझना और फिर उन्हें व्यक्त कर पाना, ये वाकई कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना देता है। इससे न सिर्फ हमारी बात स्पष्ट होती है, बल्कि हम दूसरों की भावनाओं को भी शायद बेहतर समझ पाते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि भावनाएं कितनी सूक्ष्म हो सकती हैं और सही शब्द चुनना कितना जरूरी है।
अब देखते हैं कि उन भावनाओं या स्थितियों पर क्रिया कैसे होती है, मतलब एक्शंस एंड रिएक्शंस वाले शब्द ये बताते हैं कि क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है। हाँ, क्रिया शब्द मतलब वर्ब्स, वो तो किसी भी भाषा की जान होते हैं। ये वाक्यों को गति देते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस लिस्ट में कई तरह की क्रियाएं हैं, कुछ राहत देने वाली, कुछ मुश्किल पैदा करने वाली। जैसे एक शब्द है अलीविएट, कम करना, राहत देना। वाक्य है मेडिसिन कैन अलीविएट पेन, दवा दर्द कम कर सकती है। ये शब्द किसी नेगेटिव चीज जैसे दर्द या चिंता को कम करने के लिए बहुत सटीक लगता है। रिड्यूस या लेसन से ज्यादा इसमें वो राहत वाला भाव छुपा है ना? बिल्कुल। और कुछ क्रियाएं हैं जो सीधी कार्रवाई दिखाती हैं, जैसे एप्रीहेंड, गिरफ्तार करना। द पुलिस विल सून एप्रीहेंड द थीफ, पुलिस जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लेगी। ये कैच से ज्यादा फॉर्मल है, कानूनी संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर असेंबल, इकट्ठा करना। स्टूडेंट्स विल असेंबल इन द हॉल, छात्र हॉल में इकट्ठा होंगे। ये सिर्फ गैदर से ज्यादा एक तरह से व्यवस्थित होने का संकेत देता है। और कुछ क्रियाएं हैं जो रिश्तों और व्यवहार पर असर डालती हैं, जैसे बिलिटल, तुच्छ दिखाना। वाक्य है डोंट बिलिटल अदर्स एफर्ट्स, दूसरों के प्रयासों को तुच्छ मत दिखाओ। ये शब्द दिखाता है कि कैसे कोई जानबूझकर दूसरे को कम आंकने या नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये तो काफी नकारात्मक क्रिया है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह की एक और क्रिया है डिसीव, धोखा देना। ही ट्राइड टू डिसीव हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को धोखा देने की कोशिश की। ये जानबूझकर किसी को गुमराह करने का, छलने का काम है। इन शब्दों को जानने से हम ऐसी स्थितियों का वर्णन ज्यादा स्पष्टता से कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव या जरूरी क्रियाएं भी हैं, जैसे कन्फ्रंट, सामना करना। वी मस्ट कन्फ्रंट आवर फियर्स, हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए। ये मुश्किलों से भागने के बजाय उनसे जूझने की बात करता है। क्या इसी तरह के और भी शब्द हैं लिस्ट में जो संघर्ष या सहयोग दिखाते हो? हाँ हाँ बिल्कुल हैं। अगर हम इस लिस्ट को और देखें तो हमें डिफेंड जैसा शब्द मिलेगा, बचाव करना, जो हमले के सामने सुरक्षा करने की क्रिया है। और कोऑपरेट, सहयोग करना, वो भी है जो मिलकर काम करने का भाव दिखाता है। आप देख सकते हैं कि क्रिया शब्द कैसे अलग अलग स्थितियों को, चाहे वो संघर्ष हो, बचाव हो या सहयोग, दर्शाते हैं। ये हमें दुनिया में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको समझने और बयान करने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। अरे वाह! और आपने निर्माण और विनाश की बात की तो उससे जुड़े शब्द भी हैं, जैसे फैब्रिकेट, गढ़ना, बनाना। वाक्य है डोंट फैब्रिकेट लाइज, झूठ मत गढ़ो। यहाँ ये बनाने के नेगेटिव अर्थ में है, झूठी कहानी बनाना, लेकिन ये पॉजिटिव तरीके से कुछ बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कोलैप्स है, गिर जाना, ध्वस्त होना। द ब्रिज में कोलैप्स एनी टाइम, पुल कभी भी गिर सकता है। या डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हाउसेज, तूफान ने घरों को नष्ट कर दिया। ये क्रियाएं दिखाती हैं कि कैसे चीजें खत्म होती हैं या टूटती हैं। क्रियाओं का एक अच्छा भंडार होने से आप स्थितियों का ज्यादा गतिशील और सटीक वर्णन कर सकते हैं, मतलब ज्यादा डायनेमिक। एक और क्रिया है सीज, रोकना, बंद करना। द फाइटिंग मस्ट सीज इमीडिएटली, लड़ाई तुरंत बंद होनी चाहिए। ये स्टॉप से ज्यादा फॉर्मल लगता है ना? बिल्कुल। सीज अक्सर किसी जारी प्रक्रिया या स्थिति को आधिकारिक रूप से या पूरी तरह से रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। और देखिए, संदर्भ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही क्रिया अलग अलग वाक्यों में थोड़ा अलग भाव दे सकती है। जैसे डिटेक्ट, पता लगाना। द मशीन कैन डिटेक्ट एरर्स, मशीन गलतियों का पता लगा सकती है। ये छुपी हुई चीजों को खोजने की क्रिया है। ये डिस्पर्स, छितराना, फैलाना। द क्राउड बिगैन टू डिस्पर्स, भीड़ छितराने लगी। ये इकट्ठा हुई चीज के फैल जाने की प्रक्रिया है। ये सभी क्रियाएं दुनिया में होने वाले बदलावों और कार्यों को समझने में हमारी मदद करती हैं। क्रियाओं की दुनिया तो वाकई बहुत बड़ी है। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ, गुण और अवस्थाएं, क्वालिटीज एंड स्टेट्स। ये शब्द लोगों, चीजों या हालात के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं। ये विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव्स। हाँ, विशेषण, एडजेक्टिव्स, ये भाषा को रंग और गहराई देते हैं। ये हमारे विवरण को, डिस्क्रिप्शन को सजीव बनाते हैं। बिना विशेषणों के दुनिया बड़ी फीकी लगेगी। जैसे एक बहुत आम सा लगने वाला पर बड़ा उपयोगी शब्द है ऑकवर्ड, अजीब, असुविधाजनक। His joke made everyone feel awkward. उसके मजाक ने सबको अजीब महसूस कराया।
ये उस अजीब सी चुप्पी या बेचैनी का सटीक वर्णन है जो कभी-कभी सामाजिक स्थितियों में हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सकारात्मक गुण है, जैसे बोल्ड, साहसी। शी मेड अ बोल्ड डिसीजन। उसने एक साहसी निर्णय लिया। ये दिखाता है कि निर्णय जोखिम भरा था पर लिया गया। यहाँ साहस किसी कार्य या निर्णय में दिख रहा है। अच्छा, तो क्या ये फेयरलेस, निडर से अलग है? उसका वाक्य है, शी इज अ फेयरलेस जर्नलिस्ट। वह एक निडर पत्रकार है। हाँ, इनमें सूक्ष्म अंतर हैं, बारीक सा फर्क, और ये अंतर ही भाषा की खूबसूरती है। बोल्ड अक्सर किसी खास एक्शन या फैसले के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें जोखिम हो। फियरलेस डर की पूरी तरह कमी को दिखाता है। ये किसी व्यक्ति की प्रकृति या स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, जैसे उस निडर पत्रकार के मामले में। एक और शब्द जो इसी परिवार का है वो है करेजियस, साहसी, जो अक्सर नैतिक साहस या मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जानना कि कब कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है आपकी बात को वजन देता है। ये तो बहुत उपयोगी है। एक और अच्छा शब्द है कंसिडरेट, विचारशील, ध्यान रखने वाला। शी इज वेरी कंसिडरेट टू अदर्स। वो दूसरों का बहुत ध्यान रखती है। ये सिर्फ नाइस या काइंड होने से ज्यादा है ना? ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति एक्टिवली दूसरों की भावनाओं और जरूरतों के बारे में सोचता है और उनका ख्याल रखता है। बिल्कुल, ये दूसरों के प्रति जागरूकता और सम्मान का भाव है। और इसी तरह केपेबल शब्द है, सक्षम। शी इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस इशू। वह इस मुद्दे को हल करने में सक्षम है। ये किसी की योग्यता या क्षमता को दर्शाता है। लिस्ट में कुछ शब्द अवस्था या स्थिति बताते हैं, जैसे क्रूशल, बहुत महत्वपूर्ण। दिस इज अ क्रूशल मोमेंट इन हिज लाइफ। यह उसके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ये इम्पोर्टेंट से कहीं ज्यादा जोर देता है, जैसे इस पल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, क्रूशल एक निर्णायक मोड़ या अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को इंगित करता है, क्रिटिकल पॉइंट। और फिर डेलिकेट है ना, नाजुक, महीन। द फैब्रिक इज वेरी डेलिकेट। कपड़ा बहुत नाजुक है। ये किसी चीज की नजाकत बता सकता है, आसानी से टूटने या बिगड़ने की संभावना, या फिर महीन कारीगरी को। ये शब्द हमें चीजों के गुणों को ज्यादा बारीकी से समझने में मदद करते हैं। एक और शब्द है फीबल, कमजोर। वाक्य है, His voice sounded feeble. उसकी आवाज कमजोर लग रही थी। ये शारीरिक कमजोरी दिखाता है। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, संदर्भ महत्वपूर्ण है। यही फीबल शब्द हम किसी तर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ फीबल आर्ग्यूमेंट मतलब एक कमजोर बेदम तर्क। हालांकि ये उदाहरण स्रोत में नहीं है, पर यह दिखाता है कि एक ही विशेषण अलग अलग संज्ञाओं के साथ जुड़कर कैसे अलग अलग अर्थ दे सकता है। ये विशेषण हमें दुनिया को और उसमें मौजूद लोगों और चीजों को अधिक सटीक और विविध तरीके से वर्णित करने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल। गुणों और अवस्थाओं के बाद अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी ग्रुप पर, अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस। ये शब्द अक्सर थोड़े अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, लेकिन ये विचारों, योजनाओं और घटनाओं को समझने के लिए बेहद जरूरी है। क्यों ना पहले ये समझ लें कि अमूर्त अवधारणा से हमारा मतलब क्या है। अच्छा सवाल है। अमूर्त अवधारणाएं मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स वो विचार या चीजें हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, प्रक्रिया, संकट, ये सब विचार हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम महसूस या अनुभव तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। इस ग्रुप के शब्द हमें ऐसे ही विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में बात करने में मदद करते हैं। समझ गए। जैसे एक शब्द है एंटिसिपेट, पूर्वानुमान करना। वाक्य है, वी मस्ट एंटिसिपेट पॉसिबल प्रॉब्लम्स। हमें संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान करना चाहिए। यह सिर्फ उम्मीद करना, एक्सपेक्ट या आशा करना, होप नहीं है ना? ये आगे क्या हो सकता है इसका सोच समझकर अंदाजा लगाना है, तैयारी करना है। बिल्कुल, ये एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है, एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शब्द हमें जटिल विचारों को व्यक्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचिए। इसमें एंटिसिपेट करना शामिल है, समस्या का पूर्वानुमान। बैरियर यानी बाधा को पहचानना शामिल है, जैसे सोर्स का वाक्य है, पॉवर्टी इज अ मेजर बैरियर टू एजुकेशन। गरीबी शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा है। और कभी कभी क्राइसिस, संकट का सामना करना पड़ता है। द कंपनी इज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही है। ये शब्द हमें चुनौतियों को नाम देने और उनके बारे में मतलब रणनीतिक रूप से सोचने की शब्दावली देते हैं। और संचार,
कम्युनिकेशन से जुड़े शब्द भी हैं इसमें, जैसे कॉम्प्रिहेंड, समझना। आई कुडंट कॉम्प्रिहेंड हिज वर्ड्स, मैं उसके शब्द नहीं समझ सकी। ये अंडरस्टैंड से ज्यादा गहरा या औपचारिक लग रहा है। हाँ, कॉम्प्रिहेंड अक्सर किसी जटिल या मुश्किल बात को पूरी तरह समझने के लिए इस्तेमाल होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग। और फिर है कॉन्ट्रडिक्ट, विरोध करना। हिज वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट हिज एक्शंस, उसके शब्द उसके कार्यों का विरोध करते हैं। ये दो चीजों के बीच असंगति या विरोधाभास को उजागर करने के लिए बहुत उपयोगी शब्द है। कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के लिए ये दिखाता है कि कही गई बात और किए गए काम में मेल नहीं है। एक और शब्द है इंश्योर, सुनिश्चित करना। प्लीज इंश्योर द डोर इज लॉक्ड, कृपया सुनिश्चित करें कि दरवाजा बंद है। ये किसी काम को पक्का करने या गारंटी देने के लिए है। ये काफी प्रैक्टिकल शब्द लगता है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेने और परिणाम को पक्का करने का भाव देता है, मेकिंग श्योर। और देखिए, कुछ शब्द प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं, प्रोसेसेस को, जैसे डिराइव, प्राप्त करना, लेना। वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम फूड, हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये दिखाता है कि कोई चीज किसी स्रोत से कैसे मिलती है। या डिमिनिश, कम करना। हिज पावर हैज डिमिनिश्ड विथ टाइम, समय के साथ उसकी शक्ति कम हो गई है। ये धीरे धीरे होने वाली कमी या गिरावट को बताता है। और एक बहुत ही सकारात्मक प्रक्रिया वाला शब्द है एनलाइटन, प्रकाश डालना, समझाना। बुक्स कैन एनलाइटन द माइंड, किताबें दिमाग को प्रबुद्ध कर सकती हैं। ये ज्ञान या समझ बढ़ाने की प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से बयान करता है। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द हमें दुनिया में होने वाली प्रक्रियाओं, चीजों के बीच के संबंधों और अमूर्त विचारों को बेहतर ढंग से समझने और व्यक्त करने में मदद करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोचने के औजार हैं, टूल्स फॉर थिंकिंग। जब हम इन अवधारणाओं को नाम दे पाते हैं तो हम उनके बारे में ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और दूसरों के साथ उन पर चर्चा कर सकते हैं। ये अकादमिक लेखन में, प्रोफेशनल बातचीत में या यहाँ तक कि रोजमर्रा की गहरी चर्चाओं में भी बहुत काम आते हैं। तो हमने भावनाओं, क्रियाओं, गुणों और अवधारणाओं से जुड़े कई तरह के शब्दों पर बात की। इस सब का मतलब क्या निकलता है? मेरे लिए तो एक बात साफ है, अंग्रेजी और शायद हर भाषा कितनी गहरी और बारीक है, कितनी न्यूआंस्ड है। हर स्थिति, हर एहसास के लिए एक खास शब्द मौजूद हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। मुख्य बात यह नहीं है कि हमने आज कितने शब्द गिने, बल्कि यह है कि सही शब्द का चुनाव हमारी सोच और हमारी अभिव्यक्ति को कितना निखार सकता है, कितना रिफाइन कर सकता है। चाहे हम अंग्रेजी में बोल रहे हों या हिंदी में उन विचारों को समझ रहे हों, एक समृद्ध शब्दावली, एक रिच वोकैबुलरी हमें दुनिया को ज्यादा बारीकी से देखने और समझने में मदद करती है। इससे हमारी समझ और बातचीत दोनों की गुणवत्ता बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव्स। और जो उदाहरण वाक्य दिए गए हैं वो वाकई बहुत मददगार हैं। उनसे पता चलता है कि शब्द असल में इस्तेमाल कैसे होते हैं, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठते हैं। हाँ, संदर्भ ही कुंजी है। कॉन्टेक्स्ट इज की। शब्दों को अकेले याद करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें वाक्यों में देखना और इस्तेमाल करना। इन शब्दों का व्यावहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। रोजमर्रा की बातचीत को ज्यादा सटीक बनाने से लेकर लेख, किताबें या समाचार समझने तक ये शब्दावली अकादमिक, पेशेवर और निजी जीवन हर जगह काम आ सकती है। ये आपको विचारों को ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और समझने में मदद करती है। आज की चर्चा को समेटते हुए मुझे वो सूक्ष्म अंतर फिर से याद आ रहे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे बोल्ड, करेजियस और फियरलेस। तीनों बहादुरी दिखाते हैं पर अलग अलग अंदाज में। या एलिविएट और डिमिनिश, दोनों का मतलब कम करना है, पर एलिविएट दर्द या चिंता जैसी नकारात्मक चीजों पर ज्यादा लागू होता है, जबकि डिमिनिश शक्ति, महत्व या संख्या पर। ये छोटे छोटे फर्क ही भाषा को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। और एक अंतिम विचार सबके लिए छोड़ जाता हूं, शब्दों को सिर्फ याद करने की चीज मत समझिए, एक लिस्ट की तरह नहीं। जरा सोचिए, भाषा हमारी सोच को कैसे आकार देती है। हाउ लैंग्वेज शेप्स थॉट। जब हमारे पास किसी भावना, विचार या स्थिति के लिए ज्यादा सटीक शब्द होते हैं तो क्या हम उसे अलग तरह से अनुभव करते हैं, ज्यादा गहराई से समझते हैं। शब्दावली का विस्तार करना सिर्फ भाषा सीखना नहीं है, ये दुनिया को देखने और समझने के नए दरवाजे खोलना भी है। न्यू पर्सपेक्टिव्स। शायद आप खुद इस लिस्ट के शब्दों के लेकर सोचें, कौन से शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी वाक्य में एक शब्द की जगह उसका सिनोनिम, समानार्थी रखने पर क्या अर्थ बदलता है। ये खोज, ये एक्सप्लोरेशन भाषा सीखने को और भी रोमांचक बना सकती है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। शब्द सिर्फ अक्षर नहीं, सोचने के औजार भी हैं। उम्मीद है इस चर्चा से सभी को इन उन्नत शब्दों को अपने भाषा और सोच का हिस्सा बनाने की प्रेरणा मिली होगी।